अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम मल्टी डायमेंशनल होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग होगा, यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज होगा। सिस्टम का बिहेवियर लीनियर नहीं होगा और बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल, या तो वो एक्टिव पार्ट होंगे या तो वो पैसिव पार्ट होंगे, इनसे मिलके इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ सिस्टम काम करेगा, जिसको हम कहते हैं सब सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक, जो कराची के अंदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करती है या और एनी अदर पावर सप्लाइंग कंपनी, उस पावर सप्लाइंग कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। एक डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पे C1 का लिखा है वो बिलिंग डिपार्टमेंट है, C2 डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, C3 डिपार्टमेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जिनका नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इस पे एक इनपुट आएगा और ये एक आउटपुट देंगे, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है पावर को डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सिटी। अब अगर मैं सिस्टम को देखूं तो इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। सिस्टम को समझने साथ साथ इसकी बाउंड्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में क्या बॉर्डर है, दैट इज़ नोन एज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम को एटमॉस्फेयर से अलग करती है। इसको हम कहते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज समटाइम्स टेंजिबल लाइन होती है, समटाइम्स इनविजिबल भी लाइन होती है। ये लाइन सेपरेट आउट करती है बिटवीन द सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। सिस्टम इज इन इनसाइड, बाउंड्री के इस तरफ एक तरफ सिस्टम होगा, बाउंड्री के दूसरी तरफ इन्वायरमेंट होगा। रियल और इमेजनरी बाउंड्रीज, रियल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं और इमेजनरी बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन स्किन इज अ बाउंड्री जो कि बॉडी के टेम्परेचर को आउटसाइड टेम्परेचर से प्रिजर्व करती है। समटाइम्स बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा क्रिप्स यानी क्लियरली डिफाइंड होती है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन स्किन, बट समटाइम्स बहुत वेल डिफाइंड नहीं होती, जिसको हम कहते हैं इल डिफाइंड, जिसका दूसरा नाम है फजी लॉजिक। यानी कि आप जब एक और दो चीज़ों के दरमियान जब कंफ्यूज होते हैं तो हम इसको कहते हैं फजीनेस है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ में कुछ मिल रही है। अगर हम बिजनेस सिस्टम को देखें तो बिजनेस सिस्टम के अंदर जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, अदर इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट है, ये सारे इन्वायरमेंट्स हैं। स्टैटिक और डायनेमिक इन्वायरमेंट होगा, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होगा। जब इंटरेक्शन होगी तब हम उसको कहेंगे जीरो स्टेट। जब इंटरेक्शन नहीं होगी, जब इंटरेक्शन फुल इंटरेक्शन होगी तो हम उसको कहेंगे स्टेट नंबर 1। अब एनवायरनमेंट, एक हमने अभी तक बात की सिस्टम की, सिस्टम के बाद हमने बात की उसकी बाउंड्रीज की, अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। सिस्टम को चलाने के लिए अदर देन सिस्टम जो चीज़ मौजूद है उसको हम कहते हैं उसका एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक सिस्टम है तो ऑर्गेनिज्म आर द ओपन सिस्टम, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कंटिन्यूस एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कार है, बाइक है, अगर बाइक के साइलेंसर को या कार के साइलेंसर को अगर हम बंद कर दें तो एक्सेल होगा नहीं गैस का, इसकी वजह से बाइक चलना बंद हो जाएगी। यानी हमें दो सिस्टम तो चाहिए, एक हाई बॉडी टेम्परेचर चाहिए, एक लो बॉडी टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पे हीट हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ जाए, दैट इज नोन एज द एनवायरनमेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, मेजरमेंट, इंटरैक्शन एंड नेचर, और उसके अलावा उसके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस टाइम एंड हाइब्रिड। डिस्क्रीट टाइम यानी वो टाइम जो कि 1 के बाद 2 आए, यानी डिस्क्रिटाइज्ड हो। जैसे क्लास के रोल नंबर के अंदर है, जैसे क्लास का रोल नंबर है रोल नंबर 1 है, उसके बाद रोल नंबर 2 आएगा, रोल नंबर 1.5 नहीं आएगा, तो यह है डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूस टाइम यानी वो टाइम जिसके अंदर एक के बाद दूसरा स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, जैसे टेम्परेचर का चेंज। हाइब्रिड सिस्टम जिसके अंदर एक साथ कंटिन्यूस भी हो और डायनेमिक भी हो। फिजिकल सिस्टम होते हैं, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम होते हैं और ईसोटेरिक सिस्टम्स होते हैं।
कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिजिकल सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसके आउटपुट को हम मेजर कर सके विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके हम आउटपुट को फिजिकली आइडेंटिफाई ना कर सकें, जैसे साइकोलॉजिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम एक्सेट्रा। ईसोसेंट्रिक सिस्टम, ईसोटेरिक सिस्टम यानी वो सिस्टम जो के पॉसिबल ही ना हो फिजिकल मेजर करना, उस सिस्टम को आप फिजिकली मेजर कर ही नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं ईसोसेंट्रिक। अब इसकी एग्जांपल ये है, देखिएगा जो वाइट बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं। हाँ, हमें क्लियरली सारी चीज़ों को पता है कि क्या है, हमें सारी चीज़ें क्लियरली पता है। और वैसे ही हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के अंदर हमें उसके कानून, उसकी प्रिंसिपल, उसकी चीज़ों को पता नहीं है। हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक है ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी और दूसरा है वाइट बॉक्स स्ट्रैटेजी। वाइट बॉक्स यानी कंप्लीटली फिजिकल सिस्टम, उसके अंदर हमें सारी चीज़ें पहले से क्लियर कट पता होती हैं। ब्लैक बॉक्स सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ इजोटेरिक सिस्टम, जिसके अंदर हमें चीज़ें नहीं पता। वाइट बॉक्स जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएंगी तो जो सिस्टम आएगा वो इजोटेरिक सिस्टम निकल के आएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैकेनिकल सिस्टम, थर्मल सिस्टम, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब जरा देखिएगा बायोलॉजिकल सिस्टम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, साइको सिस्टम, और ये इसके बाद है इजोटेरिक सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें ब्लाइंड होंगी, हमें इसका रूल ऑफ थंब नहीं पता होगा। अगर हमारे पास मास डैम्पिंग सिस्टम है, यानी एक मास के साथ दो चीज़ें अटैच हैं, एक तो उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, दूसरा इसके साथ डैशबोर्ड अटैच है, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग पे और इस डैशबोर्ड पे क्या फ़र्क आएगा, ऐसे सिस्टम को हम देखना चाहते हैं। अब देखिएगा मैकेनिकल सिस्टम है पहला वाला सिस्टम, दूसरा सिस्टम है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर्स है, और तीसरा है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी एक व्हीकल यहाँ से आएगा तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे जाने की। सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: इंडिपेंडेंट सिस्टम, कैस्केडेड सिस्टम एंड कपल सिस्टम। इंडिपेंडेंट सिस्टम जो सोलली अपना काम कर सकता है। कैस्केडिंग सिस्टम यानी ए ने आउटपुट बी को दिया, बी ने आउटपुट सी को दिया, सी ने आउटपुट डी को दिया। इट्स जस्ट लाइक अ रिले रेस, एक दूसरे को हाथ में देगा, दूसरा तीसरे को हाथ में देगा। अब कपल सिस्टम, इफ द सिस्टम म्यूचुअली अफेक्ट ईच अदर, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कपल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द नेचर टाइप ऑफ द कॉम्पोनेंट, कंपोनेंट्स कौन से होंगे? स्टैटिक कंपोनेंट है, डायनामिक कंपोनेंट है। स्टैटिक कंपोनेंट यानी एक ऑब्जेक्ट को आपने नेल कर दिया, अब वो अपनी जगह से हटेगा नहीं। डायनेमिक कंपोनेंट यानी अब उसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच की है, तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो स्प्रिंग उसके साथ साथ मूव करेगी, दैट इज नोन एज डायनेमिक कंपोनेंट। लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होती है। समटाइम्स ये रेजिस्टेंस का नेचर लीनियर होगा, समटाइम्स नॉन लीनियर होगा, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट तक लीनियरिटी शो करेगा, उसके बाद नॉन लीनियर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। अगर ह्यूमन बोन की बात करें या कोई भी मेटल रॉड की बात करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जहाँ पे ये लिनियरिटी शो होगी। इलास्टिक लिमिट से जैसे वो चीज़ एक्सटीड जाएगी, जिसको हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, वहाँ पे नॉन लिनियरिटी हो जाती है। टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट यानी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चीज़ें चेंज ना हो, यानी आज जो है कल भी वही है। टाइम वेरिएंट यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होने लगे, जैसे डॉलर्स के फ्लक्चुएशन इन प्राइस, डॉलर्स, यूरोज, सऊदी रियाल, करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है वो टाइम वेरिएंट कंपोनेंट है। डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकास्टिक भी अगेन वही है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम किसी चीज़ को करने का मूड चेंज हो जाए, यानी ये चीज़ आज अच्छी लग रही है कल अच्छी नहीं लग रही, तो ये है स्टोकास्टिक कंपोनेंट। दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। डिटर्मिनिस्टिक मींस कि एक का डेफिनेटली सेम आउटपुट आएगा दूसरे एंड से, यानी अगर आप मिल्क बाय दूध लेने के लिए जाते हैं और आप उसको आज कह रहे हैं कि यार 1 किलो दूध कितने का है, तो उसने आपको 230 रुपीज़ बताए, तो अगर आप शाम को जाएंगे तो वो वही पैसे बताएगा। लम्प्ड पैरामीटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, पैरामीट्रिक कंपोनेंट्स, ये यानी कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह पे बैठे हुए हैं तो हम इसको कहेंगे लम्प्ड, सारे कंपोनेंट एक ही जगह पे।
मगर अगर यही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी एक इधर बैठा है तो कोई कहीं बैठा है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट। कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, इसके हवाले से हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके कि कंटिन्यूस यानी टाइम कंटिन्यूस चलेगा जैसे टेम्परेचर, और डिस्क्रीट टाइम यानी क्लास का रोल नंबर 1, उसके बाद 2 आएगा, 1.5 नहीं आएगा। अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी के अंदर अगर हम देखें तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जिसके अंदर सर्टिनिटी अनसर्टिनिटी नहीं है, एक वेरिएबल का एक इनपुट का फिक्स आउटपुट होगा, जैसे द मोशन ऑफ पेंडुलम। स्टोकास्टिक, सम वेरिएबल्स आर रैंडम, फॉर एग्जांपल एयरप्लेन इन फ्लाइट विद अ रैंडम विंड गेस्चर, जहाज हवा के अंदर चल रहा है, मौसम बदलता है, तो ये जो नेचर है उसका हम कहते हैं स्टोकास्टिक नेचर, फजी सिस्टम। द वेरिएबल इन विच द सिस्टम्स आर फजी इन नेचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक्चुअली उसका क्लियर कट मतलब नहीं पता कि फजीनेस है, यानी ब्लैक और वाइट के बीच में जो ग्रे रीजन है उसको हम कहते हैं फजी सिस्टम। सिस्टम्स के अंदर अगर हम देखें तो स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम, यानी अपनी जगह पे अगर एक सिस्टम मौजूद है जो कल था आज भी वही है, तो हम उसको हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम यानी वो सिस्टम जो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज होता रहे। अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट, मगर अगर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। सिमिलरली स्ट्रेस और स्ट्रेन की लिनियरिटी, ये भी लीनियर है, स्ट्रेस जितना बढ़ाएंगे तो उतना उसके साथ साथ स्ट्रेन भी डेवलप सिस्टम के अंदर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं लीनियर सिस्टम की, जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम इनपुट दे रहे हैं यूजिंग एक्साइटेशन, जिसको मैं यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर ओमेगा का एक नाम वेरिएबल है। चूंकि हमारे पास 2 इनपुट थे तो हमारे पास E1 एंड E2 होगा। सिमिलरली बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं, तो इन सारे इनपुट को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे समेशन की साइन लग जाएगी, और इसके आउटपुट के अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसके वो भी ओमेगा 1 होगा, ओमेगा 2 होगा। तो इन सारे रिस्पॉन्स को हम आपस में ऐड कर दें, जो कि यहाँ पे येलो हाईलाइट किया हुआ है, तो हमारे पास ये सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे। अब इन लीनियर इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज। यानी हमारे पास ये आउटपुट रिस्पॉन्स है ओमेगा, इसका डबल डेरिवेटिव लिया, इसके बाद सिंपल ओमेगा का सिंगल डेरिवेटिव लिया, और ये पैरामीटर्स उसके साथ अटैच हो रहे हैं जो कि है A1 A0, और उसके अपोजिट दूसरी एंड पे था हमारे पास जो हमने सिग्नल स्टार्ट में उसको दिया था, जो कि आपको पहली वाली डायग्राम से भी नज़र आएगा, जो कि ये वाला सिग्नल है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन सिग्नल, और उसके आउटपुट के अंदर निकलता है रिस्पॉन्स सिग्नल, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस के अंदर। तो ये इसका रिस्पॉन्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे है इसका एक्साइटेशन सिग्नल्स, और यहाँ पे इसका मतलब भी लिखे हैं। वैसे ही अगर हमारे पास वैसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं तो हम सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन सारी इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, जो कि 2 प्रोडक्ट यानी 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हों, और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से उनकी पावर में चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द नेचर नॉन लीनियर होती है। अब टाइम वेरिंग वर्सेस टाइम इनवेरिएंट सिग्नल का, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, लम वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम, यानी टाइम कंटिन्यूसली चेंज होगा, डिस्क्रीट टाइम के अंदर टाइम कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगा, 1 के बाद 2 स्टेट, 2 के बाद 3 स्टेट आएगा। तो ये है हमारे पास डिस्क्रीट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पैरामीटर आर लम्प्ड। जैसे एक बोर्ड है उसके अंदर सारे कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं तो वो लम्प्ड है, और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कहलाएगा। ये है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, जो कि ये वाला है, ये देखिए कंटिन्यूस टाइम डोमेन का सिग्नल है, इनपुट हुआ और ये इस तरफ कंटिन्यूस टाइम आउटपुट है। और अगर हम इसको डिस्क्रिटाइज कर दें, यानी इसी के स्मॉल पैकेट से स्मॉल डॉट्स निकाल लें, तो ये डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल है, जो कि यहाँ पे आउटपुट के अंदर भी आपको इसी तरीके से नज़र आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें फिलहाल हमने थियरीज़ की कंप्लीट की है। आज की क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। मैटलैब के अंदर हम सिमिलिंग पे आज काम करेंगे कि सिमिलिंग का एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से काम करना है। और सिमिलिंग के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये होगा कि हमने 3 इनपुट सिग्नल लेने होंगे साइनोसाइडल वेव्स के। उन तीनों सिग्नल को हमें स्कोप पे डिस्प्ले करवाना होगा एक। अब दूसरा टास्क, इन तीनों सिग्नल को आपस में मिलाएं और उसका एक सिग्नल बनाएं और उसको डिस्प्ले करवाएं, ये टास्क नंबर 2।
और टास्क नंबर 3 ये है कि जो आउटपुट पे एक सिग्नल आया है उस आउटपुट की सिग्नल की वैल्यूज़ को आपको वर्क स्पेस के अंदर ले जाना है और उसके साथ साथ फाइल के अंदर भी सेव करना है। अगेन 3 टास्क हैं। पहले टास्क के अंदर 3 साइनोसॉइडल वेव्स बनाएं, तीनों को अलग अलग डिस्प्ले करवाएं एक स्कोप के अंदर। दूसरा टास्क, इन तीनों साइनोसॉइडल वेव्स को आपस में ऐड करें और ऐड करने के बाद उनका एक आउटपुट देखें। तीसरा टास्क, ये जो फाइनल आउटपुट एक आउटपुट निकला है तीनों साइनोसॉइडल वेव्स का, उसको आप वर्क स्पेस के अंदर ले जाएं और फाइल के अंदर ले जाएं। अब हम मैटलैब की विंडो के अंदर जाते हैं। देखिएगा ये हमारे पास मैटलैब है। इस मैटलैब के अंदर हमारे पास जब हम होम के टैब के अंदर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं। उसमें से एक है ये सिमुलिंक। इस सिमुलिंक को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मैटलैब के अंदर एक सिमुलिंक की विंडो क्रिएट हो जाती है जो कि इस शक्ल की होती है। फिर से हमारे पास 3 टास्क है। टास्क नंबर 1 3 सिग्नल्स को जनरेट करवाना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। टास्क नंबर 2 इन तीनों सिग्नल्स को ऐड करना है और एक डिस्प्ले करवाना है। टास्क नंबर 3 जो एक सिग्नल होगा तीनों को ऐड करने के बाद उसको हमें वर्क स्पेस में ले जाना है और वर्क स्पेस में ले जाने के साथ साथ हमने फाइल के अंदर भी उसको सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्राउज पे जाते हैं और ब्राउज के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सोर्स का। तो हम जैसे सोर्स के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइनोसॉइडल वेव्स जो कि हैं ये। आप चाहें तो इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं या तो डबल क्लिक कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करेंगे, इसको हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया, यानी ये हमारे पास साइनोसॉइडल वेव्स आ गए। आप चाहें तो इसकी साइज़ को ऑल्टर भी कर सकते हैं ऐसे खींच के, कि हमने इसकी साइज़ को ऑल्टर कर दिया। अब मुझे ऐसी 3 वेव्स चाहिए तो मैंने एक को सेलेक्ट किया, Ctrl+C दबा के Ctrl+V दबाया तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, ये 2 वेव्स आ गई। अगेन मुझे तीसरी वेव भी चाहिए तो Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये तीसरी वेव्स आ गई। अब मैंने इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो इसको डबल क्लिक करें। पहले की फ्रीक्वेंसी मैं 1 ही सेट करूंगा तो ओके 1। दूसरे की फ्रीक्वेंसी लेट से मैं इस केस में सेट करना चाहता हूँ 5, तो मैंने 5 दबाया, अप्लाई किया, अप्लाई पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक किया तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 5 सेट हो जाएगी। सिमिलरली मैं तीसरे साइन पे गया, साइनोसॉइडल वेव्स पे गया और इसकी अब मैंने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है 10, तो मैं यहाँ पे 10 पे गया और मैंने ओके कर दिया, राइट। अब इन तीनों को मैंने आउटपुट देखना है तो मैं मैटलैब इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास मैटलैब है 2021 का A। मेरे पास एक फीचर ये है कि जैसे मैं स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है सर्च का। एक तो हमारे पास हम कंपोनेंट को ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। दूसरा हमारे पास एक तरीका ये है कि हम स्क्रीन पर डबल क्लिक करें तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हमें एक स्कोप मिल जाएगी। स्कोप, मैं स्कोप लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्कोप आ गई, ये मेरे पास एक स्कोप आ गई। हाँ थोड़ा सा बिजी है सिस्टम, एक स्कोप आ जाएगी। अब यूजुअली एक स्कोप के अंदर एक ही इनपुट होता है। अब मुझे मल्टीपल इनपुट्स चाहिए होते हैं तो फिर हम उस स्कोप की सेटिंग को चेंज करते हैं ताकि उसके अंदर दूसरे भी इनपुट आ सके। देखिएगा हमने यहाँ पे तीनों साइनोसॉइडल की वेव्स ली थी, इन तीनों वेव्स को हमने एक स्कोप पे डिस्प्ले करवा दिया। जब हम स्कोप को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस आता है कि हम स्कोप के अंदर पैरामीटर्स को ऐड कर सकें, यानी इनपुट को ऐड कर सकें। दोस्तों देखिएगा ये हमारे पास 3 मैटलैब जो 3 साइन के फंक्शंस हैं वो हमने ले लिए, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इन तीनों साइन से इनके आउटपुट लेके मैंने एक स्कोप पे लगा दिए। इन तीनों साइनोसॉइडल की वेव की फ्रीक्वेंसीज चेंज कर सकते हैं ताकि हमें डिस्प्ले नज़र आए। पहला हमारा टास्क ये था कि 3 साइनोसॉइडल वेव का एक आउटपुट यानी एक स्कोप पे उसको देख लिया जाए। दूसरा टास्क ये था कि इन तीनों साइनोसॉइडल वेव्स को ऐड करवाया जाए। तो यहाँ पे मैंने समेशन का ऐड बॉक्स लिया है जो कि आपको इस लाइब्रेरी से भी मिल जाएगा। यानी इन तीनों साइन वेव्स को हमने आपस में ऐड करवा दिया और ऐड करवाने के बाद हम उसका एक आउटपुट चाहते हैं जो कि यहाँ इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। फिर हम ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारे पास एक आउटपुट है हम उसको अपने वर्क स्पेस पे ले जाना चाहते हैं। तो जैसे आप लाइब्रेरी ओपन करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर एक ऑप्शन आता है सिंक का। उस सिंक के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा टू वर्क स्पेस का ब्लॉक।
तो ये टू वर्क स्पेस का ब्लॉक है। जब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो प्ले करने के बाद मेरे पास ये आउटपुट आते हैं, एक ये आउटपुट आया और दूसरा आउटपुट मेरे पास ये आया। ये जो फर्स्ट आउटपुट है ये पहले स्कोप का है, जिसके अंदर हमारे पास तीन अलग अलग साइनोसॉइडल वेव्स हैं। साइनोसॉइडल वेव 1 जो कि येलो से, फिर ब्लू से और फिर रेड से, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इन तीनों साइनोसॉइडल को हम आपस में जब ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये एक आउटपुट आ जाता है जो कि इस स्कोप का है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही वेव्स है, 3 अलग अलग वेव्स नहीं है, और इनकी ये वैल्यूज जिन पे ये मैप हुई है उसको हम अपने वर्क स्पेस में शो करवाना चाहते हैं, ताकि फिर वो हम नई फाइल के अंदर उसको सेव करवा के कोई दूसरा प्रोग्राम लिख सकें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंग आउट का फंक्शन है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ डाउनलोड और सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।